शुरू कर चुके हैं और आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दो हिस्सों में सेपरेट हो जाएगा। हम आज के व्लॉग में आपको ये भी बताएंगे। और जो दो जजेस ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ जो फैसला दिया, क्योंकि उसके ऊपर जजमेंट लिखा हुआ है, ये जो फैसला दिया गया, क्या दुनिया में इससे पहले इस किस्म का कोई वाकया हुआ है या नहीं हुआ, हम ये भी आपको बताएंगे। और तीसरा ये कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हैयत क्या होगी, ये किस तरह चलेगी, हम आज के व्लॉग में आपको ये भी बताएंगे। कल सुबह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई की दरख्वास्त सुननी शुरू की। पीटीआई का ये मौकफ था कि सदर साहब ने 30 अप्रैल की तारीख दे दी है पंजाब के अंदर इलेक्शन की, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उस तारीख को सस्पेंड करके अब 8 अक्टूबर नई तारीख दे दी और ये तौहीन अदालत है। तो इस पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक बेंच बनाया। ये 5 रुकनी बेंच था, जिसके अंदर खुद चीफ जस्टिस साहब शामिल हैं, पहले नंबर पर सरबराह उसके। इसके बाद जस्टिस मनीर अख्तर साहब उसमें शामिल हैं, फिर जस्टिस अमीनुद्दीन उसमें शामिल हैं, फिर उसमें जस्टिस जमाल मंदोखिल शामिल हैं और 5वें जज जस्टिस इजाजुल एहसन उसमें शामिल हैं। जब ये बेंच अनाउंस हुआ तो इसके साथ ही एक्सप्रेस अखबार के एक रिपोर्टर हैं जिनका नाम हसनात मलिक है। ये बेसिकली मलिक साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को डील करते हैं, वहाँ पे रिपोर्ट करते हैं। तो इनकी ट्वीट आई और उस ट्वीट ने तहलका मचा दिया। वो ट्वीट की जो टाइटल था वो ये था कि गुड न्यूज़ फॉर पीटीआई। यानी हसनात मलिक साहब का ये कहना था कि जो बेंच बना है ये बेसिकली पीटीआई की सपोर्ट है और पीटीआई को इसका फायदा होगा। तो ज़ाहिर है इसके बाद एक डिबेट चल पड़ी पाकिस्तान के अंदर कि अब ये जो बेंच है ये क्या फैसला करेगा, क्या ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुला के इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई स्टार्ट कर देगा, या ये बेंच ऐलान करेगा, फैसला करेगा, गवर्नमेंट को पाबंद करेगा कि आपने हर सूरत 30 अप्रैल तक इलेक्शन करवाने हैं, या सदर साहब की जो तारीख है वो दाएं बाएं नहीं हो सकती। ये जो फैसला होगा बड़ा अहम होगा। ये भी सिलसिला चलता रहा तो शाम 5 साढ़े 5 बजे के बाद दो जजेस जो ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मोअज़्ज़ज़ जज हैं और बड़े ही इनका नाम इनका बड़ा अच्छा है और बड़े नामवर जजेस हैं। इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं और जस्टिस जमाल मंदोखिल साहब शामिल हैं। इनका एक 28 सफ़ात का फैसला आ गया। इस फैसले ने तहलका मचा दिया पाकिस्तान के अंदर, बल्कि जहाँ जहाँ अदलिया मौजूद है दुनिया में वहाँ पे ये फैसला डिस्कस हो रहा है, क्योंकि ये फैसला ऐसा फैसला है जिसकी इससे पहले कभी मिसाल नहीं मिली। ये फैसला क्या है मैं उस तरफ आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये सेपरेट आई कैसे और ये फैसले तक नौबत कैसे आई। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं। आपको पता होगा कि जस्टिस काजी फायद ईसा साहब जो मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उमर अताब बदियाल साहब, इनके बाद सबसे सीनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर और ये बड़े दबंग जज हैं और इनके जो फैसले हैं वो हर बार तहलका मचा देते हैं और बाकायदा लोग उनका रेफरेंस भी देते हैं। ये बहुत तवील अरसा वकील रहे और उसके बाद बलोचिस्तान हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस रहे और उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आ गए। अब ये सीनियर मोस्ट जज हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बाद। आपको याद होगा कि मई 2019 में इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में इनके खिलाफ एक रेफरेंस दायर किया गया था और वो रेफरेंस दायर जहाँ पे जजेस से रिलेटेड दरख्वास्तें जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दी जाती हैं। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हुकूमत पाकिस्तान ने सदर के जरिए एक रेफरेंस दायर कर दिया है काजी फायद ईसा साहब के खिलाफ। जब ये रेफरेंस वहाँ पे पहुंचा तो वो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में स्प्लिट आ गई। ये पहली स्प्लिट थी पिछले अदवार के अंदर कि जिसमें तमाम जजेस डिवाइड हो गए। कुछ जजेस काजी फायद ईसा साहब के साथ खड़े हो गए और कुछ जजेस जस्टिस उमर अताब बदियाल साहब के साथ खड़े हो गए। जो रेफरेंस है इसका बैकग्राउंड ये था कि काजी फायद ईसा साहब ने एक जो धरना हुआ था यहाँ पे टीएलपी का, उसके खिलाफ एक बहुत दबंग किस्म का फैसला किया था और उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट इस फैसले पे जस्टिस काजी फायद ईसा साहब के साथ नाराज थी। उसमें जनरल फैज साहब शामिल हैं, उसमें जनरल बाजा साहब शामिल हैं, उस वक्त उनके सारे कुलीग शामिल थे और उस फैसले की पादाश में उसके नतीजे में जस्टिस काजी फायद ईसा साहब के खिलाफ एक रेफरेंस दायर कर दिया गया और उसमें हुकूमत को इस्तेमाल किया गया। इमरान खान साहब ये कहते हैं आज ये मानते हैं कि हमने वो रेफरेंस गलत दायर किया था और हमें इस मामले में नहीं पढ़ना चाहिए था। बल्कि फवाद चौधरी साहब ये तस्लीम करते हैं कि मैंने कैबिनेट के अंदर भी ये कहा था कि हमें इस इशू में नहीं पढ़ना चाहिए। अगर हम कुछ करना ही चाहते हैं तो किसी नामालूम फर्द की तरफ से या एक आम शहरी की तरफ से एक दरख्वास्त दी जा सकती है और उसको गवर्नमेंट सपोर्ट कर सकती है, लेकिन उस वक्त ये फैसला गवर्नमेंट से हो गया। अब इस फैसले के बारे में कहा जाता है कि उस वक्त की गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये वजीर कानून फरोग नसीम साहब का प्रोजेक्ट था। इन्हें किसी ने कहा था, इन्होंने एक रेफरेंस तैयार किया था और उसके बाद इन्होंने सदर साहब के पास भिजवाया था और सदर साहब ने उसकी मंजूरी देकर उसे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भिजवा दिया था। अब उस वक्त जब अदलिया डिवाइड हुई तो डिवाइड आज तक कायम है और उसके अंदर इजाफा होता चला जा रहा है, अब उसके अंदर कमी नहीं आ रही। और ये जो ताज़ा तरीन इशू है उसकी तरफ अब मैं आता हूँ। आपको याद होगा कि 22 फरवरी 2023 को एक सोमोटो नोटिस लिया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने और उस सोमोटो नोटिस का मकसद ये था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शंस की तारीख नहीं दी जा रही। उसमें इलेक्शन कमीशन को बुला के पूछा गया था कि आप तारीख क्यों नहीं दे, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हजूर हम तो तारीख देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई अदारा तैयार नहीं है और ये भी तय नहीं है कि इलेक्शन की तारीख देनी किसने। उसके बाद 23 फरवरी को पहली उसकी समाअत हुई और याद होगा आपको कि 9 रुकनी बेंच था जिसमें से 4 जजेस इससे अलग हो गए। 2 जजेस आपको याद होगा कि एक ऑडियो लीक हुई थी जिसमें जस्टिस मुजाहिर अली नकवी साहब और जस्टिस इजाजुल एहसन साहब के नाम थे। जब ये 2 नाम आए तो उसके बाद इन दोनों ने मदद कर ली तो 7 जजेस रह गए। अब 7 जजेस में से 2 जजेस जस्टिस अतर मिनल्ला साहब और जस्टिस याया अफरीदी साहब ने
भी चीफ जस्टिस साहब से कह दिया कि हम, क्योंकि हमारी राय मुख्तलिफ है और हम इसे जस्टिफाइड नहीं समझते, हमारा ख्याल ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 184 उसकी सब क्लास 3 के तहत सो मोटो नोटिस इस इशू पे नहीं ले सकते, क्योंकि ये मसला हाई कोर्ट्स के अंदर जेर बहस है, वहाँ पे केस चल रहे हैं। तो ये 2 जजेस भी अलग हो गए उसके बाद, और इसके बाद सिर्फ 5 जजेस रह गए। अब ये जो 2 जजेस उठे, अब ये अमूमन ये होता है कि जब एक बेंच बना दिया जाता है, अगर 7 रुकनी है और उसमें से 2 जजेस अगर उस बेंच में से निकल जाते हैं तो फिर उनकी जगह 2 नए जजेस लिए जाते हैं, उसकी हैयत तब्दील नहीं होती। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने उस वक्त 5 रुकनी बेंच को ही फुल बेंच तस्लीम करके कार्रवाई शुरू कर दी। 23 फरवरी को ये हुआ, फिर 1 मार्च को इसका फैसला आया जिसमें डिक्लेयर किया गया कि सदर पाकिस्तान पंजाब के लिए तारीख देंगे और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की तारीख देंगे। उसके बाद ये मामला सेटल हो गया। लेकिन बाद में आपको पता होगा कि तारीखें नहीं आई, फिर इलेक्शन कमीशन से उन्होंने उन तारीखों को तब्दील कर दिया और उसके बाद ये केस अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दोबारा पेश हुआ। तो कल जब चीफ जस्टिस साहब ने नया बेंच बनाया और उसने हेयरिंग शुरू की, तो उसके बाद 2 जजेस जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, ये जो पहले बेंच का थे ना 5 रुकनी बेंच, उसमें भी उसका भी हिस्सा थे, उनका एक फैसला आ गया। उन्होंने इसे फैसला डिक्लेयर किया, उसे जजमेंट डिक्लेयर की और 28 सफ़ात की उसमें उन्होंने कुछ सवाल उठाए। एक तो उन्होंने कहा कि ये जो फैसला जिसकी बुनियाद पर नया बेंच बना है, इसमें 4 जजेस ने इख्तलाफ किया था, लिहाजा अब ये फैसला 4/3 का है। 4 जजेस ने इख्तलाफ फैसला किया हुआ, 3 जजेस ने ये फैसला हमायत में किया, लिहाजा ये केस खत्म हो चुका है। अब इस केस के ऊपर दोबारा कोई बेंच नहीं बन सकता, तो हेयरिंग नहीं हो सकती। सेकेंडली, इन दोनों ने ये कहा कि 184(3) इसके तहत क्योंकि सोमोटो नोटिस ले सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और सोमोटो नोटिस लेने की ज़रूरी है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट हो, यानी कोई अवामी इशू हो, इंसानी हकूक़ का इशू हो, तो उस पर नोटिस लिया जा सकता है। तो इसमें इन 2 जजेस ने सवाल किया कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास ये इतनी पावर होनी चाहिए कि वो खुद ही फैसला कर लें कि उन्हें किस इशू पे सोमोटो लेना है और किस पे नहीं लेना। इसमें ना जस्टिस साकिब निसार साहब का दौर का बड़ा हवाला दिया। उसने कहा कि 2018 के पहले 3 महीनों में जस्टिस साकिब निसार साहब ने 30 से ज़ायद सोमोटो लिए और उसमें ऐसे सोमोटो भी लिए कि जिसमें कभी अदलिया दाखिल ही नहीं हुई, बस शफा पानी से लेके नए साफ दूध की पैदावार तक, और इसके साथ साथ अस्पतालों के इंतजाम। बल्कि इसमें यह भी लिखा गया है कि उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब अखबार पढ़ते थे और वहाँ से कोई खबर क्लिक कर जाती थी तो उसी वक्त सोमोटो ले लेते थे। आपको याद होगा कि जस्टिस साकिब निसार साहब ने तो पागल खानों का जाके मुआयना भी करना शुरू कर दिया, तो डैम भी बनाना शुरू कर दिया। ये सारी चीज़ें आज पर नोटिस के जरिए ली गई थी। तो अब इन दोनों जजेस का ये कहना है जो 1 मैन पावर शो है इसको कर्टेल करना चाहिए, इसको खत्म करना चाहिए, और ये या तो किसी एक बॉडी के पास आना चाहिए या फिर इसके बारे में फैसला करना चाहिए कि कौन से इशू पे चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो सोमोटो ले सकते हैं और किस पे नहीं ले जा सकते। तो ये जो फैसला है ये एक पाकिस्तान नहीं बल्कि अदलिया की तारीख में एक अनोखा फैसला है कि अपने ही 2 जजेस ने अपने ही चीफ जस्टिस के खिलाफ फैसला दे दिया और इसके बाद ऐसा लगता है कि अदालत डिवाइड हो चुकी है। अब ये डिवाइड क्योंकि काजी फायज ईसा साहब की वजह से स्टार्ट हुई थी, जब उनके खिलाफ रेफरेंस हुआ था, तो उसके बाद अब ये सिलसिला आगे चलता जा रहा है। तो अब जो चीफ जस्टिस साहब हैं उमर अता बंदियाल साहब, अब इनके ऊपर खासा सवालिया निशान लग गया। अब ये याद रखें कि दुनिया की तारीख में कभी ऐसे नहीं हुआ कि जूनियर जजेस ने अपने चीफ जस्टिस के खिलाफ इस किस्म का फैसला दे दिया हो। अब इस फैसले के बाद ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डिवाइड हो चुकी है और इसके अंदर अब सियासतदान इन्वॉल्व हो चुके हैं। अब सियासतदान कैसे इन्वॉल्व हुए, इसकी बड़ी सिंपल सी बात है कि इमरान खान साहब की पूरी कोशिश है कि जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के दौर के अंदर ही पंजाब के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इलेक्शन हो, क्योंकि इनको खदशा ये है कि अगर जब इनका दौर खत्म होगा तो काजी फायज ईसा साहब चीफ जस्टिस बन जाए। अब काजी फायज ईसा साहब वो चीफ जस्टिस होंगे जिनके खिलाफ इमरान खान साहब ने रेफरेंस दायर किया था, और इनका ख्याल ये है कि काजी साहब उस वक्त हमारे किसी प्रेशर में नहीं आएंगे, बल्कि वो इस टाइप की शख्सियत है कि जब उनके ऊपर प्रेशर डाला जाए तो हिट बैक करते हैं बड़े खौफनाक तरीके से। अब और जबकि दूसरी पार्टी जो है पीडीएम है या बाकी लोग हैं, उन सबकी कोशिश है कि इलेक्शंस को किसी तरीके से खींच के अक्टूबर तक ले जाया जाए। अब अक्टूबर में इस पीडीएम को क्या फ़ायदा होगा? अक्टूबर में पीडीएम को 2 फ़ायदे होंगे। एक तो सदर आरफ अलवी साहब उस वक्त तक रिटायर हो चुके होंगे क्योंकि सितंबर में इनकी मुद्दत खत्म हो रही है, और इसके साथ साथ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब भी रिटायर हो जाएंगे, और इनकी जगह तीसरा फ़ायदा ये कि काजी फायज ईसा साहब आ जाएंगे, जिनके बारे में सब लोगों का ख्याल ये है कि वो क्योंकि इमरान खान साहब से दुखी हैं, इमरान खान साहब के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, तो वो हमें सपोर्ट करेंगे, जो मेरा नहीं ख्याल कि उनको सपोर्ट ऐसी मिलेगी। लिहाजा अब जो जंग है वो इलेक्शंस की नहीं है, ये याद रखें, और ना ही ये नज़रियात की जंग है और ना ही अखलाकियात की जंग है, ये बेसिकली टाइमिंग की जंग है। ये पीडीएम की गवर्नमेंट ये चाहती है कि किसी न किसी तरीके से ये उस पुल को पार कर लें कि जिसमें अदलिया की तरफ से इमरान खान साहब को सपोर्ट मिलता है, और इमरान खान साहब की पूरी कोशिश है कि ये किसी न किसी तरीके से उस पुल तक ना जाने दे सिस्टम को कि जिसमें इमरान खान साहब को फायदा नहीं होता। इमरान खान साहब इस दौर में इलेक्शन चाहते हैं और पीडीएम इस दौर के बाद इलेक्शन चाहती है। तो ये सारी लड़ाई है जिसकी बुनियाद पे अब पाकिस्तान का हर इदारा पोलराइज हो गया, हर इदारा डिवाइड हो गया, और ये मुल्क अब आपको चलता हुआ नजर नहीं आ रहा है किसी